गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुचा, रौनक, श्रीपर्णा, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज बता दो एक बार, सही से आ रही है? दिखाई दे रही हूँ सही से? तो शुरू करें आज का लेक्चर हम। एक बार अगर आवाज सही से आ रही है तो थम्स अप दे दो मुझे लाइव चैट में। थम्स अप दे दो मुझे लाइव चैट में फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष, आयशा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज बता दो आ रही है सही से? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। मुझे लग रहा है चैट सेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए मुझे लेट आ रहे हैं मैसेजेस आप लोगों के। बट एनीवे हम लोग क्लास शुरू करते हैं फटाफट से, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, बिफोर आई बिगिन टुडेज लेक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था बायोलॉजी चीट कोड का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? तो उसमें एक 22nd क्वेश्चन को लेकर जो आप सब कह रहे थे बेटा, वो सही कह रहे थे, है ना? जो 60% है वो आपका 3 सेल स्टेज में ही शेड होता है, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो 2 सेल स्टेज वाला ही आंसर होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक्चुअली सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं और आप देख पा रहे हैं कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो मैं रीड करती हूँ सारे कमेंट्स आप लोगों के। ऐसे ही अच्छे से रिवाइज करते रहो, एक एक चीज देखते रहो, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन रिवाइज करते रहो। आप लोगों को 340 प्लस 350, इनफैक्ट 360 में से 360 लेने से भी कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो वेरी नाइस, ऐसे ही लगे रहो। आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। है छोटा सा चैप्टर, बट बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एक आपके पास जो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो एक ऐसा पोर्शन है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना? एक आपके पास जो लास्ट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें इस चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम पर मिल जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो लोग पूछ रहे थे, वॉइस बेटा आप लोग इंक्रीज कीजिए एक बार, यहाँ से तो फुल है। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपके पास पूरा आ गया और उसका पीडीएफ भी आपके पास आ गया। हाँ ओके मुस्कान, ठीक है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले का पीडीएफ जो बाकी है वो मैं आपको दे दूंगी, है ना? ठीक है, ओके, नो नो प्रॉब्लम। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। According to World Health Organization, a reproductively healthy individual possess, ठीक है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आएंगे? फंक्शनली एंड मोर्फोलॉजिकली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, जी हाँ। नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरैक्शंस विद सोसाइटी होना चाहिए, जी हाँ। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जी हाँ। ये सारे ही फीचर्स इंक्लूड होते हैं एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल में। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? आगे देखिए, सिंपल था, पहले पैराग्राफ में ही यही आंसर हमारे पास। आगे देखो, विच कंट्री कमेंस्ड द एक्शन प्लान एट नेशनल लेवल टू अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल? अब जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में वो ये लिखी है कि बेटा वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, है ना? बहुत सारी कंट्रीज ने ये एक्शंस लिए हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कंट्री बनाने के लिए। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में आपके पास आ जाती है इंडिया। आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंडिया, ठीक है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1982। यही आपके पास गलत हो गया, 1951। इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951। जो आरसीएचए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जी हाँ। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ए आपके पास फॉल्स है, बी आपके पास ट्रू है। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 हमें, in what way awareness can be created among people about reproduction related aspects? आप कैसे अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हो, है ना? तो ऑडियो विजुअल्स का यूज करके, ठीक है? एड्स हो गया रेडियो पे, टीवी पे, है ना? प्रिंट मीडिया का यूज करके, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिंग फियर अमंग एडोलसेंस अबाउट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, बेटा डर नहीं क्रिएट करना ना, फियर नहीं क्रिएट करना है। बच्चों को डराना नहीं है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन एट स्कूल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेक्स एजुकेशन को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सही बात है। तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, अगर एक बार भी सही में ढंग से कॉन्सेंट्रेट कर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड किया ना,
आप क्यों याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये इस पेज पर देखा है, मैंने क्वेश्चन इस पेज पर देखा है। इतना डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही नीट में आते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो और एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर करते रहो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, while providing sex education to adolescents at school, which attribute would be least significant? आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगे और उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन देना कम सिग्निफिकेंट है? तो देखो जरा, आप उन्हें सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में समझाओगे, जी हाँ। इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बेटा पोस्ट नेटल मतलब पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद आप एडल्सेंस को स्कूल में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो, तो आप उनको प्रिकॉशन सिखा रहे हो, क्योर नहीं, है ना। आप उनको प्रिवेंशन सिखा रहे हो, सेफ प्रैक्टिसेस सिखा रहे हो, बर्थ के बाद वाली चीजें नहीं सिखा रहे हो, वो आप मदर्स को देते हो। तो ये कम सिग्निफिकेंट है, आप ये दे सकते हो इन्फॉर्मेशन, बट ये कम सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा फिर देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट एसटीडीज एंड एड्स, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए डिसीजेस के बारे में। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जो भी मिथ है बच्चों के दिमाग में उन्हें तोड़ना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा पोस्ट नेटल केयर के बारे में समझाना, उसकी जरूरत अभी उन बच्चों को नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? RCH प्रोग्राम हेल्प्स टू कर्ब, RCH आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आ गए, ये किस किस को कम करेगा, किस किस को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचाएगा, जी हाँ, क्योंकि अवेयरनेस लाएगा कि इतनी पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है या ये किस तरीके से डेंजरस है। फीमेल फीटिसाइड को रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा, है ना, बिल्कुल रोकेगा। सेक्स अब्यूज को रोकेगा, जी हाँ, इसको भी रोकेगा। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस हेल्प्स टू चेक और प्रिवेंट। एमनियोसेंटेसिस क्या है बेटा? कि जब फीटस वूम्ब में है मदर के, तो आप एमनियोटिक फ्लूइड निकालोगे थोड़ा सा और उसमें फीटल सेल्स का क्रोमोसोम पैटर्न आप चेक कर लेते हो, तो उसको बैन किया गया। उसको क्यों बैन किया गया? क्योंकि लोग जेंडर पहचान के, जेंडर इंफॉर्मेशन लेकर फीमेल फीटिसाइड कर रहे थे, है ना। तो ये किसको प्रिवेंट कर पाएगा? फीमेल फीटिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जी हाँ, जी हाँ। एमनियोसेंटेसिस पर बैन इसलिए लगाया है ताकि आप एसटीडीज रोक पाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इट हेल्प्स टू चेक और प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फीटस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट तो नहीं कर पाएंगे, आप देख पाओगे कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, बट आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसलिए तो बैन नहीं लगाया, ये तो अच्छी चीज है। बैन तो फीमेल फीटिसाइड के लिए लगाया ना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल रहे हैं इसलिए तो बैन लगाया नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन एमनियोसेंटेसिस स्मॉल सैंपल इज टेकन फ्रॉम फीटस ब्लड, बिल्कुल भी नहीं, आप फीटस का ब्लड नहीं लेते हो, आप क्या करते हो? आप एमनियोटिक फ्लूइड इंजेक्ट आउट करते हो, उसमें फीटल के सेल्स को देखते हो, ठीक है, ये गलत हो गया। Fetal sex can be determined through amniocentesis by studying the chromosome pattern in amniotic fluid, बिल्कुल सही बात है। आप amniotic fluid में क्रोमोसोम पैटर्न देखकर पता लगा सकते हो कि जो फीटस है वूम में उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो ए आपके पास फॉल्स है और बी आपके पास ट्रू है। आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर हो जाएगा आपके पास सी। आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑल द लिस्टेड डिसीजेस एक्सेप्ट। तो याद रखना, एमनियोसेंटेसिस आपको कौन सी डिसीज के बारे में बता सकता है? जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूं, हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूं, तो हीमोफीलिया आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिटेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मलेरिया डिटेक्ट हो पाएगा? मलेरिया पैरासाइट से होने वाला इंफेक्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, 21st ट्राइसोमी, बिल्कुल हो जाएगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चलेगा, मलेरिया का पता नहीं चलेगा, जो पैरासाइट से होता है, जो पैरासाइट से होता है। आंसर क्या होगा? बी। आनंद, सॉरी, आंसर क्या होगा? बी। एक बच्चे का नाम यहाँ पर है, आप लोग जो लिख रहे हो, आनंद सर का चिंटू, मतलब क्या क्रिएटिव हो यार तुम लोग अपने नाम को लेकर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस। बेटा आप इस चैप्टर का अगर एनसीईआरटी रीड करोगे ना, तो इस एमनियोसेंटेसिस के बारे में 2 अलग अलग पैराग्राफ में लिखा है, और मुझे लगता है 2 ही पैराग्राफ है, पर आप देख रहे हो सिर्फ इस एमनियोसेंटेसिस से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है आपकी देखने की कि एक एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 5-6 तो हम एमनियोसेंटेसिस से देख चुके ऑलरेडी, है ना।
ठीक है, आगे देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्नियोसेंटेसिस, ये देखो ये तो नीट 2016 में आया भी था। अच्छा, आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। एम्नियोसेंटेसिस से प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जेंडर का पता लग जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, अभी आपने देखा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लग जाता है तो डाउन सिंड्रोम का भी पता लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। बेटा क्लेफ्ट पैलेट क्या है कि फीटस के पैलेट में या लिप में ऐसे कट आता है ना, उसको आप बोलते हो क्लेफ्ट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट करना है अगर फीटस में, तो एम्नियोसेंटेसिस करने की जरूरत नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है। अगर कोई क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट लिप है बेबी में, वो आपको अल्ट्रासाउंड में ही दिख जाएगा। उसके डिटेक्शन के लिए आपको एम्नियोसेंटेसिस वाला टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, एम्नियोसेंटेसिस कब करते हैं? 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल में करते हैं, जी हाँ कर सकते हैं फीमेल, क्योंकि आप जेंडर उस टाइम देख लोगे, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और ये आया भी आपके पीवाईक्यू में, इसलिए इसको मार्क भी कर देते हैं। और सिंपल सी चीज थी, क्लेफ्ट पैलेट के बारे में अल्ट्रासाउंड ही बता देता है, एम्नियोसेंटेसिस की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आंसर होगा सी, इनकरेक्ट है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11, आपको असर्शन रीजन बताना है यहाँ पे। सेक्स एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू एडोलेसेंट्स एट स्कूल ओनली। यहां तक ये स्टेटमेंट सही था, ओनली पर गलत कर गया। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हर जगह उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, घर पर भी दी जा सकती है, तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा। सेक्स एजुकेशन इज इंट्रोड्यूस टू टीच एडोलेसेंट्स अबाउट मिथ्स रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या आप उनको उन मिथ्स के बारे में बता रहे हो? नहीं, आप उन्हें एसटीडीज के बारे में बता रहे हो, आप उन्हें सेफ्टी हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहे हो, है ना। तो सिर्फ क्या आप उन्हें उन मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए ही सेक्स एजुकेशन देते हो? नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास गलत है, आंसर हो जाएगा डी। ये ओनली वर्ड देखते बेटा मोस्टली इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक चीज नहीं हो रही है ना, सिर्फ मल्टीपल इसके टारगेट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास गलत है। आगे देखिए जरा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है, बढ़िया असर्शन रीजन की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। देखो एम्नियोसेंटेसिस एक बार और आ गया, वो एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। Amniocentesis helps to detect fetal disorders during early pregnancy. अर्ली प्रेगनेंसी क्योंकि 14-16 वीक्स में आप कर लोगे एम्नियोसेंटेसिस, ठीक है, और आपको उसमें फीटल के जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लग जाएगा। जॉन्डिस कैन बी प्रिवेंटेड इन फीटस बाय एम्नियोसेंटेसिस, बिल्कुल नहीं बेटा। पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में आपको एम्नियोसेंटेसिस में पता नहीं लगता। तो असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, आंसर हो जाएगा सी। एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2011, हर 11 ईयर्स में आप सेंसस करते हो, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जब आपने देखी तो ईयर 2000 में आपके पास कितनी आ रही थी? 6 बिलियन, 6 बिलियन एनसीईआरटी का डेटा है। और 2011 में जब कैलकुलेट की गई इट वाज 7.2 बिलियन। तो मुझे बताओ, पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंक्रीज हुई ना, इंक्रीज हुई, तो ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई है, तो इट विल बी इंक्रीजिंग। ट्रेंड कैसा रहा है? इंक्रीजिंग रहा है। ट्रेंड कैसा रहा है? इंक्रीजिंग रहा है। विनीत, हम एम्नियोसेंटेसिस का यूज उसके लिए नहीं करते पर कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। एम्नियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट एकदम ठीक है, ठीक है। लैंग्वेज समझनी है आपको, लैंग्वेज समझनी है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, डाउट जो है बच्चे का कि मैम एम्नियोसेंटेसिस आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं करते। यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि बैन कर दिया है उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ताकि फीमेल फीटिसाइड ना हो। बट क्या इट इज पॉसिबल? क्या आप एम्नियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो? यस इट इज पॉसिबल, स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए वो सही है बच्चे, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है आपसे, यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो बेटा दो तो मैंने आपको अभी बताए थे कि 2000 में जो 6 बिलियन था वो 2011 में 7.2 बिलियन हो गया था। 1990 में थोड़ा कम था, 2 बिलियन था या 2000 मिलियन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 213 अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमें? जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 1900 से 2000 में सिग्निफिकेंटली एज कंपेयर टू द इयर्स 2000 टू 2011। अब देख लो जरा फिर से, अभी आपने देखा सेम लाइन पर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने मैच द फॉलोइंग भी देख लिया, अब आप असर्शन रीजन भी देख रहे हो, और एक ही लाइन पर बने हैं ये सारे क्वेश्चंस, है ना। तो देखो जरा, 1900 में 2 बिलियन थी, ठीक है, और 2000 में 6 बिलियन थी, 6 बिलियन थी, तो इंक्रीज हुआ 4 बिलियन का लगभग।
वहीं अगर मैं बात करूं 2011 में तो 7.2 बिलियन थी। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ? 1.2 बिलियन का। कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 1.2 बिलियन का। और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ? 4 बिलियन का। तो ऑफ कोर्स ये वाला इंक्रीज ज्यादा है, ये वाला इंक्रीज ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1900 से 2000 में इंक्रीज ज्यादा था एज कंपेयर टू 2000 टू 2011। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखो, increased health services had an explosive impact on world's population growth। क्योंकि हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो रही हैं तो मैटरनल डेथ कम हो रही है, मैटरनल मोर्टिलिटी कम हो रही है ना, नेटल मोर्टिलिटी कम हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पर भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखा है, लेकिन इस बार पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया का दे रखा है। अब इंडिया का अगर आप बात करो 1947, 2000 और 2011, तो 1947 में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि 1947 में पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, 350 मिलियन, 1 बिलियन भी नहीं थी। ठीक है, फिर 2000 में हमने 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया था, और 2011 में उससे इंक्रीज हो गए थे 1.2 बिलियन के करीब। ये इंडिया का ग्रोथ रेट है। तो कौन सा ग्राफ सही है बेटा? 19, ये देखो, ये 1 मिलियन है, ये 1 बिलियन है आपके सामने। तो 1947 में हम सिर्फ 350 मिलियन, 1 बिलियन से भी कम। 2000 में एग्जैक्टली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया, और 2011 में उससे भी ऊपर चले गए। तो ये वाला कर्व ही सबसे करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरीके से ग्रोथ नहीं हुई थी। यहाँ पर तो देखो 1947 में ये डेटा दे रखा है, इसको जूम करके देखो, तो 1947 में 1 मिलियन से कम थे, 1 बिलियन से कम थे, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर भी देखिए 1947 में 1 बिलियन से ऊपर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां आप देखेंगे 1947 में एग्जैक्टली 1 मिलियन है, ये भी नहीं था, कम था 1 बिलियन से। तो आंसर आपके पास बेटा ए ही आएगा, आंसर हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, ए ही आएगा, यही ग्राफ हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं जरा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी? तो इंडिया की ग्रोथ रेट जब देखी थी 2011 में, 20% इंक्रीज हो रहे थे पर 1000 पर ईयर। ये कितना हो गया? लगभग 2%। तो लेस देन 2% ही बताई गई है इंडिया की ग्रोथ रेट। क्या डेटा एनसीईआरटी में हमारे पास? लेस देन 2%। ठीक है, 20 पर 1000 पर ईयर। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या था? लेस देन 2%। ये डायरेक्ट डेटा इस चैप्टर में से जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कितना पॉपुलेशन था 2000 में, 2011 में, और कितना परसेंट ग्रोथ रेट था, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन? अब ग्रोथ कम करना है, ग्रोथ डिक्लाइन करना है, तो देख लो जरा एक बार। इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, वो पर्सन जो रिप्रोडक्शन करेंगे उनका नंबर ज्यादा हो तो ग्रोथ बढ़ेगा, डिक्लाइन तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट कम करोगे तो भी ग्रोथ इंक्रीज होगा, ये भी इनकरेक्ट है ना। इंक्रीज्ड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, अगर मदर्स की डेथ ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, सी, ओनली एंड ओनली सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। अ पॉपुलेशन विद डिक्लाइंड इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फैंट्स की डेथ का रेट कम है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इन्फैंट्स की डेथ नहीं हो रही, तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, अपने आप ग्रोथ इंक्रीज होगी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो बेटा, अगर डेथ हो रही है तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, अगर डेथ नहीं हो रही तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर उनकी रेट कम है, मोर्टेलिटी की रेट कम है, तो ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? विच अमंग द फॉलोइंग मेजर कैन बी ऑप्टेड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? आप इनमें से कौन से मेथड का यूज करोगे अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करना चाहते हो? चेक का मतलब कम करना चाहते हो, रेगुलेट करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे? कौन सा मेजर आप ऑप्ट कर सकते हो? कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बेस्ट मेथड यही हो जाएगा आपके पास। एमनियोसेंटेसिस से कुछ नहीं होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी तो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, और एमटीपी तो वैसे भी सिर्फ रिस्क की कंडीशंस में किया जाता है। तो अगर आप ग्रोथ ही नहीं करना चाहते पॉपुलेशन की, तो यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन चाइल्ड नॉर्म इज द थ्रेट टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। जहां लिखा हुआ एनसीईआरटी में स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके ला रही है, जैसे बच्चे दो ही अच्छे वाला स्लोगन आ गया। उसके सिवा ये वन चाइल्ड नॉर्म की एक ही बच्चा आप कर रहे हो, क्या इससे ग्रोथ रेट पे थ्रेट है? हाँ, ग्रोथ रेट कम होगा, तो कह सकते हैं थ्रेट है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
स्टैचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप मैरिज की एज इंक्रीज कर दोगे तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक कर सकते हो। जी हाँ, एनसीईआरटी में दो आपको तरीके दिए हुए हैं, मेथड दिए हुए हैं जिससे आप ग्रोथ रेट चेक कर सकते हो। उनमें से एक ये है कि आप मेल और फीमेल का मैरिज का एज इंक्रीज कर दो। दूसरा उसमें रीजन क्या दे रखा है कि आप इंसेंटिव्स देते हो उनको जिनकी शॉर्ट फैमिली है, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया में मेल्स और फीमेल्स की क्या एज है शादी की? तो मेल्स होने चाहिए एटलीस्ट 21 ईयर्स के, फीमेल होनी चाहिए एटलीस्ट 18 ईयर्स की। इस पर भी अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस, एज इंक्रीज करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए, फीमेल्स का भी 21 करने के लिए, है ना। तो अभी क्या है, मेल्स की 21, फीमेल की 18। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव ऑल द लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, रीड करना है स्टेटमेंट बहुत अच्छे से। एक्सेप्ट पूछा, एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए, होना चाहिए। इजिली अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डिक्रीज सेक्स ड्राइव नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव कभी भी सेक्स ड्राइव के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दोनों स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। देखो इस वाले चैप्टर में हमें खूब सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, असर्शन रीजन भी मिल रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी, है ना। अब देखो स्टेटमेंट रीड करो। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज अ ट्रेडिशनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्या नेचुरल मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है? जी हाँ, एक ट्रेडिशनल मेथड है। The basic principle of natural method of contraception is to avoid the contact between ओवम एंड स्पर्म। इसमें से जो नेचुरल मेथड है उसका बेस क्या है कि आप स्पर्म और ओवम को कॉन्टैक्ट में मत आने दो ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, इन पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड, नेचुरल मेथड का ही एक तरीका है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में यू अवॉइड कॉइटस फ्रॉम 10th to 17th डे, क्योंकि वो फर्टाइल पीरियड होता है, उस टाइम ओव्यूलेशन होने के चांसेस हैं। तो उस टाइम इफ यू अवॉइड कॉइटस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या फीमेल पिल्स लेती है? नहीं, नेचुरल मेथड है, पिल्स वाला मेथड ये है ही नहीं। कपल्स शुड अवॉइड कॉइटस पीरियोडिकली, पर्टिकुलर पीरियड में कॉइटस ना करें, बिल्कुल सही बात है। कपल्स शुड अवॉइड कॉइटस फॉर फ्यू मंथ्स, ऐसा नहीं है, एक एक महीने में एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, मंथ्स तक नहीं अवॉइड करना, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फीमेल डू नॉट ओव्यूलेट, ओव्यूलेशन रोकती पिल्स हैं बेटा, नेचुरल मेथड ओव्यूलेशन से इंटरफेयर नहीं करता। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। और ये पीरियड कौन सा है? ये पीरियड है मेंस्ट्रुएशन के बाद का 10th से 17th डे, क्योंकि वो फर्टाइल पीरियड होता है, उस टाइम ओव्यूलेशन हो रहा होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज कॉइटस शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंसेप्शन नेचुरल। ये तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप नेचुरल कंसेप्शन रोकना चाहते हो तो कौन से उन 28 डेज में कौन से डे के लिए आप कॉइटस अवॉइड करोगे? 0 to 5 डेज, दैट इज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, नहीं, उस टाइम तो वैसे ही कंसीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, 5 to 8 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो। बेटा अब यहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 5th डे के बाद काउंट करोगे। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब फर्स्ट डे से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो काउंट होता है। मेंस्ट्रुएशन 28 डेज की अगर आप काउंट करोगे साइकिल, तो फ्लो तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट होता है ना, तो आप वहीं से इसको काउंट करोगे। ठीक है, तो 5th to 8th डे पे तो फ्लो खत्म होगा, उसको तो आप नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, 11 to 16 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो फर्स्ट डे पे शुरू हो जाएगा, तो आपकी एनसीईआरटी आपको 10th से 17th डे देती है, इन्होंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर 11 to 16 लिख दिया, यही मोस्ट करेक्ट हो जाएगा, यही मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? हाउ डज कोइटस इंटरप्टर्स मेथड इज प्रैक्टिस्ड बाय कपल्स। ये भी एक नेचुरल मेथड है, आपको पता है, ये भी एक नेचुरल मेथड है। इसमें फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने का क्या तरीका है कि द पेनिस इज विदड्रॉन जस्ट बिफोर इजैक्युलेशन। ठीक है, उससे पहले पहले या इंसेमिनेशन से पहले पहले द पेनिस इज विदड्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो क्या इसमें आप ओव्यूलेशन के टाइम कॉइटस अवॉइड करते हो? नहीं, इसको तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं, इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। बाय अवॉइडिंग इंसेमिनेशन जस्ट बिफोर इजैक्युलेशन, ठीक है, सही बात है। कॉन्डम्स का यूज इसमें नहीं आएगा, वो बैरियर मेथड होता है। ठीक है,
अवॉइडिंग इंसर्शन ऑफ पीनिस, ऐसा नहीं है, इंसर्शन है बट इंसेमिनेशन या एजैकुलेशन से जस्ट पहले द पीनिस इज विथड्रॉन, आंसर विल बी बी। इंसेमिनेशन नहीं होने देना, इंसेमिनेशन नहीं होना, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 28। इन लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये भी एक तरीके का नेचुरल मेथड है, ये भी एक तरीके का नेचुरल मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील ड्यूरिंग, जब तक मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, जब तक प्रोलैक्टिन हाई है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल नील है। ये टाइम पीरियड क्या 40 डेज फॉलोइंग पार्चुरेशन होता है, नहीं। द टाइम टिल मदर ब्रेस्ट फीड्स हर चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है। 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन, यही डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जेस्टेशनल पीरियड नहीं, वो 9 मंथ्स का टाइम नहीं। अब देखो बेटा, बी स्टेटमेंट भी लिखी है एनसीईआरटी में, सी बी और दोनों करेक्ट है, लेकिन जहां पर ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना एनसीईआरटी की, कंसेप्शन के चांसेस नील होना, उसके पास यही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जब तक मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है तब तक चांसेस नील है। तो यहां पर मैं मोस्ट करेक्ट के लिए प्रेफरेंस किसको दे दूंगी, बी। फिर लिखा हुआ है कि ये टाइम पीरियड इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स, किसी के लिए कम भी हो सकता है, चांसेस कम भी है, मैक्सिमम 6 मंथ तक जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी का यही है कि जब तक मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है तब तक कंसेप्शन के चांसेस नील होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग आया आपके पास, और ये तीनों नेचुरल मेथड है। कोइटस इंटरप्टस के अंदर क्या होता है, इंसेमिनेशन नहीं होने देना। लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो ओवम ही नहीं है, ओवम ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या हो रहा है, जब तक ओव्यूलेशन है तब तक अवॉइडिंग कोइटस, वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 डी। आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, दैट इज डी। बढ़िया, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, हमें आपको इनकरेक्ट बताना है, इसको सर्कल करो ताकि गलती ना करें, इनकरेक्ट बताना है आपको। देखो जरा, नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर रिस्कियर बट रिलायबल। नेचुरल मेथड में रिस्क है ना, 100% श्योरिटी आपको नहीं देते, बट रिलायबल। बेटा जो चीज रिस्की है वो रिलायबल कैसे हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द एक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंटरप्ट ओव्यूलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अच्छा, द एक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंटरप्ट ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही, सही बात है, सही बात है। द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर हायर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड, इसीलिए उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, इसीलिए उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। Natural methods of contraception do not interfere with the sexual drive of an individual. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, उसका सेक्सुअल ड्राइव से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो आपके पास यही गलत स्टेटमेंट है कि नेचुरल मेथड रिलायबल है, रिस्की है, रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 31, बैरियर मेथड की बात हो रही है। बैरियर मेथड में आप किस किस के बारे में पढ़ते हो, कॉन्डम्स के बारे में, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स, यही पढ़ा है हमने। तो देखो, क्या बैरियर मेथड सिर्फ मेल्स यूज करते हैं, नहीं, मेल और फीमेल दोनों दोनों। इट प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, बिल्कुल सही बात है, फिजिकल इंटरेक्शन स्पर्म और ओवम के बीच में नहीं हो पाएगा। They are used at the time of coitus, yes exactly at the time of coitus by the user himself or herself। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। बेटा आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, इनकरेक्ट बताना है, किसके बारे में, कॉन्डम्स के बारे में, सर्कल करो ताकि गलती ना करो, इनकरेक्ट बताना है। ये थिन लेटेक्स शीट, थिन लेटेक्स रबर शीट के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर यूज टू कवर पीनिस और सर्विक्स, बिल्कुल, मेल कॉन्डम्स पीनिस कवर करेंगे, फीमेल कॉन्डम्स सर्विक्स कवर करेंगे। दे हेल्प द इजैक्यूलेट टू एंटर द यूट्रस बट नॉट फेलोपियन ट्यूब, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यूट्रस में एंटर कर गया तब भी दिक्कत हो जाएगी ना, तो इट डजंट अलाउ द एंट्री, अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम्स, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया सी, अगर आपको फिजिकल बैरियर रखना है तो एंट्री अलाउ नहीं होगी, एंट्री अलाउ नहीं होगी, आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, कॉन्डम्स का यूज क्या प्रिवेंट करता है, एड्स और एसटीडीज प्रिवेंट करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट करेगा, नहीं, स्पर्म बनने से नहीं रोकता। कोइटस को रोकेगा, नहीं, कोइटस के टाइम आप इसको यूज करते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। पर ये एसटीडीज प्रिवेंट कर सकता है, एड्स प्रिवेंट कर सकता है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन वोल्ट्स एंड डायफ्राम्स। ये भी दोनों क्या है, दोनों ही बैरियर मेथड है, लेकिन फीमेल यूज करती है सर्विक्स कवर करने के लिए, फीमेल्स यूज करती है। ठीक है, तो ये दोनों ओव्यूलेशन रोकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, ओव्यूलेशन जो रोकता है ना वो पिल्स है, क्योंकि वो हार्मोन के साथ छेड़खानी करता है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बिल्कुल बेटा, फीमेल कॉन्डम्स भी
कवर करती हैं सर्वाइकल कैनाल को, सर्विक्स को, वो भी एंट्री अलाउ नहीं करती, बिल्कुल भी एंट्री अलाउ नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखो, दे आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल्स। डायफ्राम्स मेल्स नहीं यूज करते बेटा, डायफ्राम्स और वोल्ट्स फीमेल यूज करती है, मेल नहीं यूज करते। ये सर्विक्स को कवर करता है कॉइटस के टाइम, जी हाँ। ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं, नहीं। कॉपर आयन कौन रिलीज करते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है ना, आईयूडीज जो है। तो करेक्ट आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एज दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। एकदम गलत स्टेटमेंट, एनसीईआरटी रीड की हो तो लिखा है कि इनको रीयूज किया जा सकता है, इनको रीयूज किया जा सकता है। Contraceptive efficiency of vaults in cervical caps can be increased by using spermicidal creams along with these barriers. इनके साथ साथ अगर आप spermicidal creams और जेलीज यूज करोगे तो उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ए गलत है, बी सही है, आंसर हो जाएगा सी। ए गलत है, बी सही, आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया बच्चों, शिवम, साक्षी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। फिर से आपको क्या बताना है? करेक्ट। इस बार करेक्ट बताना है किसके बारे में? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। इंट्रा यूट्राइन है मतलब यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। कौन यूज करेगी? फीमेल। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन यूज किया जाता है, पहले ही किसी नर्स या प्रैक्टिशनर की मदद से इसको यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है और ये लॉन्ग टर्म तक रहता है, ठीक है। रिप्लेस करना पड़ता है लेकिन। अच्छा, आईयूडीज यूट्रस में इंसर्टेड होते हैं तभी तो इसकी फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। बाय डॉक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। आईयूडीज रिलायबल नहीं है, बहुत गलत स्टेटमेंट बेटा। सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडीज होते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड और सबसे ज्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आप आईयूडी को ही कहते हो। नॉट रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सारे आईयूडीज हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को कम करने के लिए? नहीं। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है वो स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो कॉपर रिलीजिंग है वो कॉपर आयन रिलीज करते हैं स्पर्म का मोटिलिटी कम करने के लिए या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करने के लिए। जो हार्मोनल है, खास कर जो हार्मोनल है, वो तो यूट्रस को ही हॉस्टाइल बना देते हैं, यूट्रस को ही अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 37। देखो, अब एग्जांपल्स दे रखे अलग अलग आईयूडीज के आपके पास, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एक ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, लिपिज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आपके पास आ जाता है एलएनजी एंड प्रोजेस्टेस्टाट, ठीक है। तो एलएनजी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो आंसर क्या है? 132 ऑप्शन डी। 132 ऑप्शन डी, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? All the listed IUDs release copper ions except copper ions रिलीज करने वाली IUDs के 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। LNG 20 कॉपर आयन रिलीजिंग नहीं है, ये हार्मोनल आईयूडी है, ये हार्मोन रिलीजिंग या हार्मोनल आईयूडी है, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 39। जो कॉपर आयन रिलीज करती हैं आईयूडीज, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? वो क्या करती हैं? वो ओव्यूलेशन डिले करती है? नहीं बेटा, कोई हार्मोन का रोल नहीं है ना जो ओव्यूलेशन को डिले करे। ये स्पर्म मोटिलिटी कम कर देती हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाती है? नहीं। प्रोलैक्टिन का लेवल कब बढ़ता है? जब मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती है पाचुरेशन के बाद, तब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा होता है, ठीक है। ये लिबिडो को डिक्रीज करती हैं, सेक्सुअल डिजायर कम करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअल डिजायर के साथ इंटरफेयर नहीं करता, नहीं करता। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है? आपको हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में बताना है और ये पीवाईक्यू है 2019, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास। मल्टीलोड 375 ये आपके पास कॉपर रिलीजिंग में हो जाएगा। लिपिज लूप और मल्टीलोड 375 ये आपके पास नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग में हो जाएगा। वोल्ट्स आपके पास बैरियर मेथड में आ जाते हैं। LNG 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, दोनों हार्मोन रिलीजिंग है, ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये फिर से आपके पास 2019 में आया, तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। 2019 में आपके पास ये क्वेश्चन आया। अच्छा, करेक्ट आपको बताना है। आईयूडीज गैमेटोजेनेसिस रोकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। गैमेट तो बनेगा, स्पर्म का बनना या ओवम का बनना ये नहीं रोक सकते, तो ये तो ठीक है, गलत हो गया।
आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये गलत बात है बेटा। इनका एक टेन्यूर होता है आईयूडीज का, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, ये गलत हो गया। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नहीं, एक डॉक्टर की, एक नर्स की जरूरत पड़ती है, उनकी मदद लगती है, ये अपने आप से यूजर इंसर्ट नहीं कर सकता। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं, जी हाँ, और वो भी कौन सा आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। कौन से आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जैसे लिपीज, लूप, उनका काम होता है स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करना। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बेटा डी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द हॉर्मोन्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन पिल्स एंड आईयूडीज, चाहे आप पिल्स की बात करो चाहे आप आईयूडीज की बात करो, कौन से हार्मोन का आप यूज करते हो, तो इनके अंदर बेटा या तो प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, उनका लेवल हाई किया जाता है ताकि ओव्यूलेशन रोकी जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर आप कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का। टेस्टोस्टेरॉन नहीं, मेल को तो आप दे नहीं रहे हो, लेडिंग हार्मोन के साथ या प्रोलैक्टिन के साथ भी छेड़खानी नहीं की जाती, या प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43, फॉर द अफेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स दे शुड बी टेकन, ठीक है। अगर अफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के तो वो कब ली जाती हैं, वो कब ली जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगातार 21 डेज तक ली जाती हैं, फिर एक 7 डेज का गैप होता है, और जैसे ही गैप होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, फिर आप लगातार 21 डेज तक उनको लेते हो, ठीक है। सिर्फ ओव्यूलेशन पे उनको नहीं लेते बेटा, सिर्फ 7 डेज के लिए नहीं लेते, डेली भी नहीं लेनी होती, 21 डेज के लिए पिल्स लेनी होती है, 7 डेज का बीच में गैप आता है, 7 डेज का बीच में गैप आता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आ रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है ऑफकोर्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन टू इंड्यूस कॉन्ट्रासेप्शन, ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा, सही बात है। मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर इन फीमेल्स आफ्टर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, गलत बात है। जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स रोकी जाती हैं तभी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि ए ट्रू है बी फॉल्स है, ठीक है, ए ट्रू है बी फॉल्स है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, क्या कह रहे हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट वाज डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ, किसके बारे में, सहेली के बारे में, ये एक तरीके की पिल है, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाई गई थी, जी हाँ। इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन है, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये ऐसा पिल है जिसमें जो स्टेरॉइडल नहीं है, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल होता है, इसमें स्टेरॉइड नहीं है, हार्मोन नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वंस अ वीक ही लेनी होती है, बिल्कुल सही बात है, इसको लेना भी आसान है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। तो एक ही स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट आ रहा है बी, क्योंकि इसके अंदर हॉर्मोन्स नहीं है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, सहेली के बारे में ही आपको बताना है, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली के बारे में ही आपको बताना है। इट ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, सही बात है, ये एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्लॉक करता है, खुद हार्मोन रिलीज नहीं करता पर उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, सही बात है। इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, अगेन स्टेरॉइडल नहीं है तो एस्ट्रोजन नहीं बढ़ाता। क्या ये आईयूडीए, नहीं है। क्या ये पोस्ट कोइटल यानी कोइटस के बाद लिया जाता है, नहीं, वंस अ वीक लिया जाता है, एवरी मंथ, है ना, मंथ में मतलब हर वीक इसको वंस अ वीक लेना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए बेटा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सर्कल करो ताकि गलती ना हो जाए। इनकरेक्ट बताना है, किसके बारे में बताना है, इम्प्लांट्स। आपने नेचुरल मेथड्स देख लिए, आपने बैरियर्स देख लिए, आपने आईयूडीज देख लिया, आपने पिल्स देख लिया। पिल्स के बाद दो और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, एक इंजेक्शन आते हैं, एक इम्प्लांट्स आते हैं। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स बिल्कुल पिल्स की तरह ही है, सेम हार्मोन लेवल इंक्रीज करेंगे, बस उनका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इम्प्लांट्स के बारे में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या इम्प्लांट्स फीमेल और मेल दोनों यूज कर सकते हैं, यही गलत स्टेटमेंट है बेटा, सिर्फ फीमेल्स यूज करते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज करेगा, मेल्स में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो दोनों नहीं, सिर्फ फीमेल्स, ओनली फीमेल्स, ओनली फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, ये इम्प्लांट स्किन के अंडर होते हैं, जी हाँ। इनमें प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ बिल्कुल, प्रोजेस्ट्रोजन भी हो सकता है, प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनका इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर टाइम के लिए होता है, जी हाँ। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, यही गलत है क्योंकि मेल्स इंप्लांट्स नहीं लगवा सकते, फीमेल्स लगवाती हैं, फीमेल्स लगवाती हैं, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48, ऑल द लिस्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव ड्यूरिंग इमरजेंसी टू अवॉइड प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए
ड्यूरिंग इमरजेंसी आपसे पूछ रहे हैं, इमरजेंसी पिल्स आप लेते हो जिसके अंदर क्या ज्यादा होता है, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टेजोन, प्रोजेस्टोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, सही बात है। ये सारे हार्मोन लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्ट्स यहाँ पर नहीं आएगा। वोल्ट्स इमरजेंसी पिल नहीं है या इमरजेंसी के टाइम काम नहीं आता, ये बैरियर मेथड है जिसका यूज ड्यूरिंग क्वाइटस करना चाहिए। तो ये पोस्ट क्वाइटस मदद नहीं कर सकता, इसका यूज ड्यूरिंग क्वाइटस होता है, ड्यूरिंग क्वाइटस होता है। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। देखो एक एक पेज है एनसीईआरटी का और हम कितने तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से देख चुके हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ से देख चुके हैं, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 49 हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हॉर्मोन। अगेन ये 2019 में आया है तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, किसका रोल में हार्मोन इंक्लूडेड होगा, हॉर्मोन्स इंक्लूडेड होंगे। बैरियर मेथड में हार्मोन नहीं आते, इस ऑप्शन को सीधा कट कर दो। कॉपर टी में कॉपर रिलीज होता है, हॉर्मोन्स नहीं होते, इसको सीधा कट कर दो। बैरियर मेथड्स में फिर से हॉर्मोन्स नहीं होते, इसलिए इस ऑप्शन को भी सीधा सीधा कट कर दो। लैक्टेशनल एमेनोरिया में प्रोलैक्टिन है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो हार्मोन इन्वॉल्व है। पिल्स में तो प्रोजेस्टोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो पिल्स में तो हार्मोन है ही है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी हार्मोन लेवल ही इंक्रीज किया जाता है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस हार्मोन से इन्वॉल्व हैं या हार्मोन को इन्वॉल्व करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन 2019 में आया था, कितना सिंपल क्वेश्चन 2019 में आया था, है ना। आंसर क्या होगा, डी। कर सकते हो आप लोग, आप एक बार अगर एनसीईआरटी रीड करोगे आप बहुत आराम से 360 और 360 ले सकते हो बायोलॉजी में, ठीक है। आगे देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखें, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, जी 72 आवर्स में इसको लेते हैं, सही बात है। स्टेरिलाइजेशन को टर्मिनल मेथड कहते हैं बिकॉज टू प्रिवेंट एनी प्रेगनेंसी, इसको टर्मिनल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, सही बात है। एक बार सर्जरी हो गई, सर्जिकल मेथड हो गया, फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसको आप सही नहीं कर सकते, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अच्छा, इस बार आप करेक्ट आंसर देंगे तो नाम लिया जाएगा आपका। अब ये वाला आंसर करेक्ट कीजिए। देखिए 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना इस बार, जब ऐसी चीज आती है बेटा करेक्ट इनकरेक्ट, प्लीज इनको सर्कल में करो, आदत डालो कि इसको सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है, वरना सिली मिस्टेक करोगे। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, डू नॉट रिलेटेड पूछ रहे हैं या डू पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जितना अच्छे से रीड करोगे ना उतना सिली मिस्टेक का चांसेस कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो इसको पहले सर्कल करो। अब जरा आंसर करके देखो। अच्छा, वेसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन मेथड है मेल्स में, जी हाँ, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मेथड ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाता स्टेरिलाइजेशन मेथड में, जी हाँ, क्योंकि आप उसका वे ही ब्लॉक कर देते हो, सही बात है, सही बात है। इन ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल्स में होती है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली, नहीं नहीं, उस ट्यूब में इंसिशन लगाते हैं और फिर गांठ लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, कट कर कर एक नोट लगा देते हैं ताकि ट्रांसफर ना हो सके गैमेट का, लेकिन पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया जाता, ये इनकरेक्ट है। ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट नहीं होती फीमेल्स में, सही बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट नहीं होती, वो बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा, सी। बिल्कुल अभिनव, एकदम सही आंसर किया आपने, आंसर क्या होगा, सी। प्रज्ञा, कपिल, श्रीपर्णा, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर होगा सी, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट। अब देखो ये फिर से डज नॉट आया, ऐसी चीजों को हमें सर्कल करना है ना। डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आपके पीवाईक्यू में है, इसको मार्क करना है आपको, ये फिर से 2016 में आया था। इनमें से कौन सा डिफाइंड एक्शन नहीं है, आपसे पूछ रहे नहीं है। अच्छा, जो आईयूडीज होते हैं इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दे प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सही बात है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होने देंगे, ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन रोकेंगे, ठीक है। अच्छा, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकेगा, नहीं नहीं, वेसेक्टोमी ऐसा नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है, स्पर्म के ट्रांसफर को रोकता है। बैरियर मेथड्स की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये भी सही बात है, क्योंकि दोनों स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये भी सही बात है। तो इनकरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सी।
इनकरेक्ट आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, सी। वेसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रोकता, स्पर्म बनेगा लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो 53, वेसेक्टोमी के बाद मेल के सीमन में क्या क्या डिफरेंस आएगा, उसमें स्पर्म नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या सीमन बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, सीमन बनता है, उसमें सेमिनल प्लाज्मा है बट स्पर्म्स नहीं है, स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। उसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए कि उसमें स्पर्म्स नहीं है, बस उस सीमन में स्पर्म्स नहीं है ना, क्योंकि वास्ट डिफरेंस कट हो गया। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, अमंग द लिस्टेड ऑप्शंस कॉन्ट्रासेप्शन इज अचीव्ड थ्रू, ये सब सर्जिकल मेथड आपको बता रखे हैं। इसमें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेटा ट्यूबेक्टोमी की जाती है, ट्यूबेक्टोमी की जाती है, फेलोपियन ट्यूब कट करते हो, ओवरीज को कट नहीं करते। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस को कट करना, तो हम यूट्रस में भी कट नहीं लगाते। कैस्ट्रेशन का मतलब है मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कट कर देना, तो वैसा भी नहीं किया जाता, वैसा भी नहीं किया जाता। ट्यूबेक्टोमी, आप दो तरीके के स्टेरिलाइजेशन मेथड पढ़ते हो, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 55, वैसेक्टोमी यानी वैस डिफरेंस में कट लगाना, इनमें से कौन सा डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं जूम कर रही हूं आप लोगों के लिए, देख के बेटा अच्छे से आंसर करो, ठीक है। ये देखो, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर से यहां पर ये जो आ रही है, ये आपके पास यूरेटर हो जाएगी, है ना। अब यहां पर देखो इन्होंने कट कहाँ लगाया हुआ है, यहां पर इन्होंने कट कहाँ लगाया हुआ है, यहीं पर, ये तो वैस डिफरेंस ही होती है ना, ये तो वैस डिफरेंस ही होती है आपके पास। अच्छा, इधर देखो कट कहाँ लगाया हुआ है, यूरेथ्रा वाले रीजन में, ये गलत हो जाएगा। इधर देखो कट कहाँ लगाया हुआ है, यूरेटर में, ये भी गलत हो जाएगा। इधर कट लगाया हुआ है वैस डिफरेंस में, बट सिर्फ एक ही साइड लगाया हुआ है, दूसरी साइड नहीं लगाया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपके पास बेटा ए ही आएगा, यहीं पर दोनों वैस डिफरेंस में कट लगाया हुआ है, यहीं पर दोनों वैस डिफरेंस में कट लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए, आंसर यहाँ पर ए होगा बच्चे, ए होगा, ए होगा, ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 असर्शन रीजन आ रहा है फिर से, तो ढंग से रीड करना स्टेटमेंट्स। मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस पीरियड ऑफ लैक्टेशन, जब लैक्टेशन चल रहा होता है, जब मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, सही बात है। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर हायर आफ्टर 1 to 2 months फॉलोइंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के 6 months तक, 1 to 2 भी नहीं, 6 months तक, और कंसेप्शन का चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर होगा बेटा सी, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी बच्चे, आंसर क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, फिर से आपके पास असर्शन रीजन आ रहा है, जो भी सही आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप सिली मिस्टेक नहीं करें, फिर मुझे अपने मार्क्स बताना कमेंट सेक्शन में सब लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यूज ऑफ कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, कॉन्डम से एसटीडीज और एड्स प्रिवेंट हो सकते हैं, जी हाँ। एड्स इज अ फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिसीज, सही बात है, आपको एसटीडीज में बताया बेटा, एचआईवी जो एड्स करता है और हेपेटाइटिस बी, दोनों फ्लूइड ट्रांसमिशन से होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अच्छा, अगर एड्स, क्योंकि एड्स एक फ्लूइड से ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है, इसीलिए कॉन्डम से उसका ट्रांसमिशन बच सकता है, बिकॉज कॉन्डम्स में दोनों फ्लूइड्स की मिक्सिंग नहीं होगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और क्या इसको ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एड्स जिस वायरस से हो रहा है, एचआईवी से हो रहा है, वो फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसीलिए कॉन्डम्स उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट है भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, आंसर ए होगा। स्टेटमेंट है भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, आंसर ए होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पूनम, अभिनव, प्रतीक, बहुत बढ़िया बच्चों, दिवाकर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स हैं, बिल्कुल, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हाई होता है। सहेली एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, नहीं नहीं, मंथली लेने वाली, वंस अ वीक लेने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली नहीं होती। तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, यहाँ पे आंसर सी होगा बेटा, ए नहीं होगा, सी होगा, सी होगा बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। वैसेक्टोमी के बाद स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन दी सीमन और इजैक्यूलेट, बिल्कुल, इजैक्यूलेट में स्पर्म्स नहीं होते, स्पर्म्स नहीं पहुंच पाते, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
वैसेक्टॉमी में आप वैस डिफरेंस को कट कर कर टाई कर देते हो, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और क्योंकि आप वैस डिफरेंस को कट कर देते हो इसीलिए स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इजैक्यूलेट में नहीं पहुंच पाते। ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन भी एकदम सही है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा बेटा ए, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आंसर होगा ए, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम एमटीपी पर आ गए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप उसमें क्या करते हो, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी करते हो एमटीपी के लिए? नहीं बेटा, ये अब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ये कंसीव करने के बाद की बात है, ये प्रिवेंशन नहीं है, ये कंसीव करने के बाद की बात हो रही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एमटीपी में क्या आप अबॉर्शन इंड्यूस करते हो? जी हाँ, ठीक है। इनएबिलिटी टू कंसीव, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मेनोपोज भी नहीं है, तो करेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? बी। एमटीपी में अबॉर्शन इंड्यूस किया जाता है, बिल्कुल बच्चे सही, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 61, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 61 हमें? 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year all over the world are terminated through MTP। यही डेटा एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि एमटीपी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस्ड है। 45 to 50 मिलियन यानी 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी एमटीपी से टर्मिनेट होती है वर्ल्ड में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एमटीपी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए हैं, जो ग्राउंड रूल्स बनाए हैं, उससे आप इलीगल फीमेल फीटिसाइड इंडिया में चेक कर पा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ग्राउंड रूल्स आए हैं उसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड चेक कर पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। बी नहीं बेटा, डी। बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा बच्चे, डी डी डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया की गवर्नमेंट ने एमटीपी लीगलाइज कब कर दिया था? 1971, 1971। लीगलाइज 1971 में ही हो गया था। 2017 में इसमें अमेंडमेंट्स आए थे, नए ग्राउंड रूल्स ऐड हुए थे, तो वो अमेंडमेंट्स आए थे कब? 1971 के बाद 2017 में। ठीक है, आया कब था, लीगलाइज कब हो गया था? 1971, आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनु, प्रतीक, अभिनव, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शंस ना हो इसीलिए इस एमटीपी एक्ट को अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो आया था 2017 में बेटा, वो आया था 2017 में। ये दोनों डेटा याद रखना है, दोनों डेट्स याद रखना। 1971 में एमटीपी लीगलाइज हुआ था, लेकिन इसको अमेंड किया गया था 2017 में, अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 में आया था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स थे? क्या रूल्स थे? आप प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट कर पाओगे, प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट कर सकते हैं? पहले 12 वीक्स में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर विद द हेल्प ऑफ, विद द ओपिनियन ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिल्कुल सही बात है। बिफोर फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट एनी ओपिनियन, कभी भी नहीं, बिना ओपिनियन के तो एमटीपी होना ही नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। विद इन फर्स्ट 24 वीक्स यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर विद द ओपिनियन ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिल्कुल भी नहीं। अगर 24 वीक्स है, 12 वीक्स से ज्यादा है, 24 वीक्स से कम है, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ए। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, ए ए ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, on what grounds pregnancy of more than 12 weeks is terminated through MTP in India? अगर वो प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा की है तो उसको कैसे टर्मिनेट करेंगे? इफ इट इम्पोजेस लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब रीजंस क्या हो सकता है जो ग्राउंड रूल्स बनाए थे। ठीक है, अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन को कोई लाइफ थ्रेटन रिस्क हो तब टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर फीमेल के पास ऑलरेडी 3 गर्ल चिल्ड्रन है, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, फीमेल फिटिसाइड थोड़ी करना है आपको। अच्छा, अगर फैमिली हिस्ट्री है पेरेंट्स की जेनेटिक डिसऑर्डर की, तब भी नहीं बेटा। लेकिन अगर आपको पता लग रहा है कि फीटस में कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बर्थ के बाद भी वो बच्चे को, उस बेबी को कोई मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम रहेगी, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम रहेगी, तो वो होगा, ये रीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इफ द फीमेल इज विडो और डिवोर्स्ड, ये भी कोई रीजन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, एमटीपी को कब तक सेफ कंसिडर किया जाता है? अप टू 12 वीक्स। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में 24 वीक्स तक अलाउ किया जाता है, सेफ इट इज अप टू 12 वीक्स ओनली। ठीक है, आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, अ प्रेग्नेंट वुमेन was denied for undergoing MTP as she was not having opinion documents from 2 registered medical practitioner. The duration of her pregnancy might be. अब आप खुद सोचिए, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब
12 वीक से ज्यादा, 24 वीक से कम। 12 वीक से ज्यादा, 24 वीक से कम, आंसर हो जाएगा सी। बढ़िया क्वेश्चन था। दो प्रैक्टिशनर मतलब पहला ट्राइमेस्टर क्रॉस हो चुका है, तो 12 वीक से ज्यादा लेकिन 24 वीक से कम, आंसर होगा 21 वीक्स, दैट इज सी, आंसर होगा सी। सी। आगे देखो जरा, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा बेटा, दो प्रैक्टिशनर पूछा, इसलिए वन पूछा होता तो लेस देन 12 वीक्स वाले आंसर होते, दो पूछा है तो मोर देन 12 वीक्स, लेस देन 24 वीक्स, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एमटीपी के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एमटीपी कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, पहला ट्राइमेस्टर, ज्यादा से ज्यादा सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या ये हमेशा सर्जिकल होगा? नहीं, पिल्स के थ्रू भी हो सकता है। क्या ये वाइडली यूज्ड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का? ये कॉन्ट्रासेप्शन है ही नहीं बेटा, ये अबॉर्शन है, ठीक है। अच्छा, इट रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिल्कुल बिना उनके असिस्टेंस के तो ये हो नहीं सकता। तो सिर्फ डी करेक्ट है, ओनली डी इज करेक्ट, आंसर होगा बी। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, आंसर होगा बी, ओनली डी इज करेक्ट, ओनली डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। MTP helps to get rid of unwanted pregnancy due to unprotected intercourse, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी से गेट rid करने के लिए है MTP, जी हाँ। क्या MTP इज सेफ अप टू 28 वीक्स? नहीं, इट इज सेफ अप टू 12 वीक्स, सेफ तो अप टू 12 वीक्स ही है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। हाँ, उसमें ओनली डी इज करेक्ट है, इधर देखो आंसर सी होगा, 69th में आंसर सी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है हमारे पास। एमनियोसेंटेसिस पे जो बैन लगा है उससे एमटीपी के इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, अबॉर्शन कम करवाए जा रहे हैं, बिकॉज लोग जो है एमनियोसेंटेसिस से जेंडर रिवील करके और फिर फीमेल फिटिसाइड कर रहे थे, तो हेल्प कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस पे बैन करना, जी हाँ। एमनियोसेंटेसिस से आप अनबोर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्योंकि आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस से, क्या इसकी वजह से जो बैन लगा है तो इंसिडेंस ऑफ एमटीपी इंडिया में कम हो रहे हैं, इंडिया में कम हो रहे हैं? अब देखा जाए तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी, देखा जाए तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी, क्योंकि आपको सेक्स पता चल जाता है एमनियोसेंटेसिस से, तो अगर फीमेल हो जाती थी तो फीमेल फिटिसाइड कर रहे थे, इसीलिए उस पर बैन लगाया तो एमटीपी भी कंपैरेटिवली कम हो गया। लेकिन बिकॉज इसमें आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ये एक अपने आप में स्टेटमेंट है कि आप इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, तो डायरेक्टली ये एमनियोसेंटेसिस का बैन एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहा। क्या इसमें आप मोस्ट करेक्ट या मोस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है बेटा, एक तरीके से आप इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही मान सकते हो, वैसे ये बहुत इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। एक्चुअली हाँ, अब देखो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पर लिखते एमनियोसेंटेसिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, है ना, ठीक है, इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, और असर्शन में ये लिखा होता कि एमनियोसेंटेसिस के बैन से फीमेल फिटिसाइड कम हो रहा है, उसकी वजह से एमटीपी हो रहा है, तो ये ज्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, तो ये ज्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। यहाँ पर आप यही लिखना प्रेफरेबल होगा कि एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट है ना बेटा, फीमेल सेक्स का नाम लिखा होता, फीमेल फिटिसाइड लिखा होता, तो आप फिर भी इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानते, ये बहुत इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, हम रिलेट कर रहे हैं 3-4 स्टेटमेंट्स को, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली नहीं मानेंगे, आंसर बी कर दीजिए, इसमें ज्यादा करेक्ट आंसर बी होगा, आंसर बी ज्यादा करेक्ट होगा, बिल्कुल आंसर बी ज्यादा करेक्ट होगा बेटा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, एसटीडीज, अब एसटीडीज पर आ चुके हो आप, लास्ट सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का। एसटीडीज को और किस नाम से जानते हैं? वेनेरियल डिसीज, वेनेरियल डिसीजेस के नाम से भी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीजेस के नाम से भी जानते हैं, एसटीडीज को वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं, आंसर होगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वेनेरियल डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक ही बात है, एक ही बात है ना, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 73, अच्छा आपको ऑप्शंस दिए और आपको बताना है इनमें से कौन से एसटीआईज हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होनी चाहिए। देखो जरा, गोनोरिया, क्लेमाइडिएसिस, ट्राइकोमोनियसिस, तीनों एसटीडीज हैं, सही बात है, तीनों एसटीडीज हैं। सिफिलिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, जियारडीएसिस, जियारडीएसिस एसटीडी नहीं है, जियारडीएसिस एसटीडी नहीं है, ये प्रोटोजुआ से होती है, जियार्डिया प्रोटोजुआ से होती है, एक प्रोटोजोन डिसीज है, जियार्डिया ड्यूडिनेलिस, ठीक है, लिखना है तो लिख देती हूँ, जियार्डिया ड्यूडिनेलिस। अच्छा उसके बाद देखिए
टीनिएसिस, लेशमेनिएसिस। अब लेशमेनिएसिस एक प्रोटोजोन डिसीज है, टीनिएसिस प्लेटीहेलमिन्थेस से होने वाली डिसीज है, टीनिया सोलियम से, तो ये भी एसटीडी नहीं है। अच्छा, अब हेपेटाइटिस बी और गोनोरिया एसटीडी है, बट ट्राइकिनोसिस, ट्राइकिनोसिस एक एस्केलमेंथिस ट्राइचिनेला से होती है, एक राउंड वोम है, राउंड वोम है, तो ये भी एसटीडी नहीं है, ये भी एसटीडी नहीं है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए, गोनोरिया, क्लैमाइडियसिस और ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर एसटीआईज व्हिच आर कोज्ड बाय वायरस। एड्स कौन से वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी के वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी के वायरस से होता है, दोनों वायरस से होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? निसेरिया गोनोरिया। क्या नाम है? निसेरिया, निसेरिया गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है, और सिफिलिस किससे होता है? सिफिलिस होता है ट्रेपोनीमा पैलिडियम से, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया। तो ये दोनों ही आपके पास बैक्टीरिया है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, which among the following STIs can be transmitted by blood transfusion and sharing of infected needles with infected person? तो क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में? दो ऐसी डिसीज है, एक आपके पास एचआईवी वायरस से होने वाली एड्स आ गई, दूसरी आपके पास आ गई हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये दोनों ऐसी डिसीज हैं जो फ्लूइड ट्रांसमिशन से हो जाती है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूशन है ना, सेम इन्फेक्टेड नीडल्स का शेयर करना, या मदर से फीटस में हो जाना, ये कौन कौन सी डिसीज हो सकती है? एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा बेटा? एड्स। एक ही दे रखा है आपको, आंसर क्या चला जाएगा? एड्स। ठीक है, ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, अ प्रेग्नेंट लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम एसटीआई, एसटीआई था, एंड वेरियस टेस्ट कंफर्म दैट हर बेबी ऑल्सो हैज कॉन्ट्रैक्टेड द डिसीज। तो अभी मैंने आपको बताया, इंजेक्शन से जाना, नीडल से जाना, उस डिसीज का ट्रांसफर होना, उस डिसीज का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर होना, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से होना, मदर से फीटस में जाना, दो डिसीजेस आपको बता रखी हैं, एक एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस बी। इन दोनों में जो ट्रांसफ्यूशन है डिसीज का वो ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको, हेपेटाइटिस बी, इन दोनों में से, तो आंसर होगा डी बेटा, आंसर होगा डी बच्चे। ठीक है, बाकी सब नहीं, हर्पीज नहीं, ट्राइकोमोनियसिस नहीं, क्लैमाइडियसिस नहीं, हेपेटाइटिस बी। मदर से फीटस में जाना या तो हेपेटाइटिस बी या एड्स, आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया धारा, अनु, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। तो एनसीईआरटी ने 3 डिसीजेस का नाम यहाँ पर आपको बताया है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी वायरस से होने वाला एड्स एंड जेनाइटल हर्पीज। ये तीनों ऐसी डिसीजेस हैं जो कभी कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकती, पर बाकी डिसीजेस अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो क्योर हो सकती हैं। तो इनमें इन तीनों में से एक ही ऑप्शन दे रखा है, जेनाइटल हर्पीज। ये तीनों होते हैं वैसे तो, बट यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, जेनाइटल हर्पीज, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78, एसटीडीज का इंसिडेंस किस में ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है? एज ग्रुप 15 to 24। एनसीईआरटी लिखती है कि 15 से 24 में एसटीडीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि आपका एज ग्रुप, पर इसमें आपको घबराने की बात नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो। इस तरीके से डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में ट्रीट कर लोगे तो इसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हो। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसआईटीज इंक्लूड्स, एसटीआईज इंक्लूड्स इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग इन जेनाइटल एरियाज। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, बी। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, द कंसिक्वेंस ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआईज इंक्लूड। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या क्या ऑप्शंस दिए आपको कि अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हो एसटीआई का, बाद में इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाना, स्टिल बर्थ हो जाना। पेट्रिक इन्फ्लामेटरी डिसीज नहीं, एनसीईआरटी लिखती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, है ना। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स क्या है? कैंसर ही तो है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो जाता है अगर आप डीले ट्रीटमेंट करोगे एसटीआईज का, तो कैंसर हो जाएगा। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है। अब ऐसा ऑप्शन आपको दे नहीं रखा, आपको दे रखा है 1 2 3 4। तो बेटा या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, या तो आप ये मानो कि यहाँ पर पेट्रिक नहीं पेल्विक है, तब ये चारों करेक्ट है। अगर आप पेट्रिक मान रहे हो तो ऑफकोर्स ये गलत है।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 अगर आप इसको पेल्विक मानोगे तो, अगर आप इसको पेल्विक मानोगे तो। जो आनंद सर का चिंटू है वो बार बार पूछ रहा है मेरे नाम के नोट्स बनेंगे, बेटा बिल्कुल बनेंगे, ये तो रीत है ना, चिंटू नोट्स के बिना कैसे आप लोग नीट देने जाओगे, तो वो तो आएंगे आपके रिवीजन के लिए, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखो जरा, डिसीजेस बता रखी है, इनके एजेंट से आपको मैच करना है। गोनोरिया की अगर आप बात करें, निसीरिया गोनोरिया अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया। सिफिलिस के बारे में अभी आपको बताया, ट्रेपोनिमा पेलाइडम, ये भी बैक्टीरिया है, पेलिडम। ठीक है, जेनाइटल वॉर्ड्स एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एड्स एचआईवी वायरस, एड्स एचआईवी वायरस। और आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है ना। ठीक है, जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, वो भी वायरस से होता है। तो अब आंसर देखो जरा, 2 3 4 1 बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 81 का। ठीक है, काफी सारे इसके अंदर रिवीजन हो गई है। उसके सिवा बस जेनाइटल हर्पीज नहीं लिखा हुआ, वो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, एचएसवी। आगे देखो 82, क्या कह रहा है क्वेश्चन, What measures can be taken to prevent STD? STD प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम यूज किए जा सकते हैं, जी हाँ। अवॉइडिंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, जी हाँ। डू नॉट शेयर नीडल्स एंड सिरिंजेस, बिल्कुल डी, सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, आंसर होगा डी, सारे ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखो 83, क्या कह रहे हैं, Which of the following sexually transmitted disease do not specially affect reproductive organ? इनमें से कौन सी ऐसी एसटीडी है लेकिन वो स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता? तो बेटा दो बहुत फेमस आंसर है ये, तो मतलब दो ऐसी डिसीजेस हैं, एक एड्स, दूसरा हेपेटाइटिस बी। क्योंकि एड्स में आपको पता है पूरा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे आपके पास, टी सेल्स नहीं बनते, तो इम्यून सिस्टम ही पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं अफेक्ट होते। हेपेटाइटिस बी आपका लिवर डैमेज करता है, सीधा लिवर इफेक्ट करेगा, जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं होते, और भी बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। दो फेमस एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी, एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84, असर्शन रीजन आ रहा है फिर से। गोनोरिया इन्फेक्टेड नीडल से ट्रांसमिट होगा, नहीं। इन्फेक्टेड नीडल से कौन कौन सी डिसीजेस पढ़ी हैं आपने, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, गोनोरिया नहीं। गोनोरिया को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। आप कंप्लीटली क्योर किस किस को नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड जेनाइटल हर्पीज, जेनिटल हर्पीज, इनको नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, यानी डी, दोनों ही इनकरेक्ट है, यानी डी 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 डी, यस यस। आगे देखो फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। अच्छा, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड टू अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी फ्लूइड से, बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन ब्लड एंड सीमन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, हेपेटाइटिस बी भी फ्लूइड से ट्रांसफ्यूजन होता है, और फ्लूइड में ब्लड सीमन आ गया, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन एक हेपेटाइटिस बी के बारे में बता रहा है और एक एड्स के बारे में बता रहा है, करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 86, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन इनफर्टाइल कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ओनली। इनफर्टाइल कपल चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा क्योंकि उसको इम्यूनिटी के डिसऑर्डर से नहीं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर से, या इनफ अमाउंट में गैमेट नहीं बन रहे। ठीक है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन मेल्स आर ऑलवेज फर्टाइल वाइल फीमेल्स आर ईदर फर्टाइल और इनफर्टाइल। एनसीईआरटी लिखती है कि ज्यादातर इनफर्टाइल कपल्स में जो इनफर्टिलिटी का कारण है वो मेल्स हैं, तो मेल्स ऑलवेज फर्टाइल नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, हाउ डज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इनफर्टाइल कपल्स को कैसे हेल्प करती है। एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है, एकदम लास्ट टॉपिक आपके पास चल रहा है, विच इज एआरटी के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आएंगी, इनको देख लो जरा फटाफट से। अच्छा, तो एआरटी कैसे मदद करेगा, बाय ईजिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ अडॉप्शन, नहीं अडॉप्शन की बात नहीं हो रही, कंसीव करने की बात हो रही है। ये उन डिसीजेस को ट्रीट करेगा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, तो इनफर्टिलिटी डिसीज की वजह से नहीं हो रही। बाय कैरिंग आउट सर्टेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू स्पेशल टेक्निक, बाय कैरिंग आउट सर्टेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू स्पेशल टेक्निक्स, टेक्निक्स की मदद से फर्टिलिटी इंक्रीज करना या कंसीव करने में हेल्प करना, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, बिल्कुल बच्चे करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखो 88, किसकी बात हो रही है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ किसका शॉर्ट फॉर्म है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन वीवो नहीं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसका शॉर्ट फॉर्म है ये? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी आप बाहर लैब में टेस्ट ट्यूब्स में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवाते हो। आंसर होगा ए। आगे देखो 89, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन केस ऑफ आईवीएफ? अभी मैंने आपको बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर, लैब में या टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है, यानी फिर से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। तो पहले आप बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हो और फिर उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हो, है ना, जिसको आप बोलते हो एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी। ईटी यानी फिर आप उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हो। एम्ब्रियो के ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, या तो 8 ब्लास्टोमियर से कम हो या ज्यादा हो। अगर 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो आप उसको बोलते हो जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 से ज्यादा है तो आप इसको बोलते हो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जिसमें आप सीधा यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हो। तो क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है? गलत। क्या आप इसको 8 ब्लास्टोमियर पे कर सकते हो? जी हाँ। क्या आप इसको 8 ब्लास्टोमियर के बाद भी कर सकते हो? जी हाँ। 8 ब्लास्टोमियर से कम में इसको जिफ्ट बोलते हैं, उससे ज्यादा में इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा डी। बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे देखो 91, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्टेड एआरटी को आप एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में गिन सकते हो? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में क्या क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया, एक जिफ्ट और एक इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। दो तरीके आते हैं आपके पास, एक जिफ्ट आता है और एक इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होता है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो 92, क्या कह रहा है 92? अच्छा ये W हटा दो। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT। देखो ये 2015 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो उनको एक चाइल्ड मिला है GIFT की मदद से, ठीक है। GIFT की फुल फॉर्म क्या होती है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कि अगर मदर गैमेट नहीं बना पा रही, ओवम नहीं बना पा रही, बट शी कैन प्रोवाइड एन हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। वूम्ब दे सकते हैं, वूम्ब दे सकती है, बट गैमेट नहीं बना पा रही, तो आप क्या करते हो? गैमेट उनके अंदर ट्रांसफर करते हो एक हेल्दी डोनर से लेके। तो फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सी। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सी। आगे देखो, फिर से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अच्छा, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में मेल स्पर्म का ट्रांसफर होता है? नहीं बेटा, जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट का ट्रांसफर होता है, तो गलत हो गया। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर में embryos more than 8 blastomeres are extracted from donor's body, नहीं, are inserted into the female uterus। बाहर नहीं लेते, अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। zygote intrafallopian transfer involves the transfer of embryo into fallopian tube at 8 blastomere stage, ठीक है। फेलोपियन में ट्रांसफर करते हैं 8 या 8 से कम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ZIFT और IUT एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है? नहीं, बाहर बनता है, उसको फिर ट्रांसफर करते हो आप फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है आपके पास, ऑप्शन सी। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आएगा आपके पास, ऑप्शन सी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन कुड बी यूज्ड इन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर आप उस एम्ब्रियो का करते हो जिसका फर्टिलाइजेशन इन वीवो नहीं, इन विट्रो हुआ है बेटा। अगर ऑलरेडी इन वीवो है, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर आपको ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट क्या होना चाहिए था? इन विट्रो लिखा होना चाहिए था। fully formed embryo is transferred into the fundus region of uterus in GIFT। अगर यूट्रस में एम्ब्रियो का ट्रांसफर करो तो उसे ZIFT नहीं, उसे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर क्या होगा? सी, फिर से सी, फिर से सही। कितने प्रश्न शेष हैं देख लेते हैं, कितने शेष हैं, ज्यादा नहीं, एकदम लास्ट टॉपिक पे हो तो 5-7 क्वेश्चन ही होंगे और, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, which ART बेटा एक बार इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन कुड बी यूज्ड इन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो एनसीईआरटी हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताती है, जिसमें आप फिर बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो। कुछ एक और कंडीशंस जो आपको देखने को मिलती हैं कि किसी और फीमेल बॉडी के अंदर इन वीवो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो को लेकर उसको भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमने ये चीज इन वीवो के बारे में भी पढ़ी है। देखो मेजरली नहीं होता, मोस्टली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर की आप बात करते हो, बट इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर जो है
वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन के बाद भी एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एनसीईआरटी में ही, है ना। तो एग्जैक्टली इसको एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, मेजरली इन विट्रो के लिए यूज होता है, बट आप इसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि इन वीवो फर्टिलाइजेशन अगर एक फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हम किसी और बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवा कर भी फिर उस एम्ब्रियो को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, लिखा है ये एनसीईआरटी में, है ना। तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मेजरली तो लिखा नहीं हुआ, मेजरली तो पूछा नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन बी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। तो आंसर यहां पर सी मत करो, आंसर यहां पर ए कर दो, ए होगा आंसर, ए होगा आंसर, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, विच ART, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में इन विट्रो ही आता है, इन वीवो नहीं आता, बट एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी में है कि इन वीवो में भी आप करने के बाद भी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर सकते हो, लिखा हुआ है स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में। सरोगेट मदर वाला ये वही है, एग्जैक्टली सरोगेट मदर वाला ये, बट सरोगेट मदर नहीं है बेटा, सरोगेट मदर तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद आप दूसरी मदर के अंदर ट्रांसफर कर देते हो ना, हाँ कह सकते हो वैसा कुछ, ठीक है। अच्छा आगे देखो, विच ART अ वुमेन शुड अडेप्ट इफ शी डज नॉट ओव्यूलेट और प्रोड्यूस अ वाइबल एग। अगर एक मदर, एक वुमेन गैमेट नहीं बना पा रही तो गैमेट कहीं और से आपको लेना पड़ेगा, तो गैमेट का फेलोपियन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि खुद जो विमेन है वो गैमेट नहीं बना पा रही, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96, हैंडबुक की रिवीजन के लिए बेटा कंप्लीट 11th और 12th रिवीजन सीरीज है सर की, आनंद सर की, उनको देख सकते हो, उसमें उन्होंने हैंडबुक से ही पढ़ाया हुआ है, तो पूरा एनसीईआरटी रिवीजन नाम से आपको वो सीरीज मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में आप एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हो, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, 8 ब्लास्टोमियर का, उसका ट्रांसफर करते हो। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हो यूट्रस में, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा। GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें गैमेट यानी कि ओवम को आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हो। तो आंसर देख लो जरा, 312 ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, ICSI, ICSI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें डायरेक्टली स्पर्म को एग के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है बाय इंजेक्शन, इंजेक्ट किया जाता है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आंसर होगा बी यहाँ पे, आंसर होगा बी यहाँ पे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी टेक्निक में स्पर्म को आप डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हो, सीधा इंजेक्ट करते हो लैब के अंदर, यही ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यही है, यही है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कुड बी एम्प्लॉयड। कौन से सर्कमस्टांसेस में आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करोगे अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, या तो नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है, या अगर स्पर्म्स जो बन रहे हैं वो इनफ मोटाइल नहीं है, तो मेल पार्टनर किसी भी रीजन से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके यूज करते हो, ठीक है। फीमेल्स की ओव्यूलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं है, मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इंसेमिनेशन का यूज करते हैं, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100, इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, है ना, या तो स्पर्म काउंट बहुत कम है, और ये आया है 2017 में, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो फर्टिलाइजेशन के लिए अगर ऑलरेडी स्पर्म काउंट मेल के पास कम है, तो आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करोगे, गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर करोगे, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करोगे। बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन पहले यही डिस्कस किया, मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर रहा, या तो अमाउंट ऑफ स्पर्म्स कम है, या फिर स्पर्म में इनफ मोटिलिटी नहीं है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मेथड्स का यूज करते हैं। आगे देखो 101, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड में स्पर्म्स को आप किस में ट्रांसफर करते हो, या वजाइना में या यूट्रस में, दोनों की बात हो रही है, वजाइना या यूट्रस में। यूट्रस में अगर डायरेक्टली स्पर्म का ट्रांसफर किया जाता है इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब देखना यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत ध्यान से याद रखना बेटा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, टी है ना तो ट्रांसफर है, ये एक तरीके का एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, ये एक तरीके का एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, ईटी टेक्निक है। लेकिन इंट्रा यूट्राइन आई इंसेमिनेशन ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टली यूट्रस में स्पर्म को इंसेमिनेट किया जा रहा है। इनका डिफरेंस याद रखना, यहाँ आंसर होगा डी। आगे देखो हाउ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, देखो आई आ गया,
और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT आ गया। इन्होंने खुद आपसे ये डिफरेंस पूछ लिया, IUI आ गया, IUT आ गया। तो इंसेमिनेशन में ऐसा क्या है जो ट्रांसफर में नहीं है? क्या इंसेमिनेशन में एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं? नहीं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में करते हैं। IUI एक तरीके का IVF टेक्निक है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IUI यानी आप डायरेक्टली इंसेमिनेट कर रहे हो, बाहर तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो गलत हो गया, ठीक है। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में सीमेन को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में? नहीं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में स्पर्म डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट नहीं करते, स्पर्म डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, ICSI में करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा। आगे देखो बेटा 103, ये W हटा दो। देखो 2015 फिर से PYQ है, फिर से PYQ आया आपके पास। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप किसको कहते हो? अगर जो इम्प्लांटेशन होना है आपके एम्ब्रियो का वो यूट्रस में ना होकर कहीं भी और हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूट्रस में ना होकर कहीं भी और हो रहा है, तो इसे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो। क्या इसमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है? नहीं। क्या इसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है? नहीं। क्या इसमें एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस के सिवा किसी और साइट पर होता है? जी हाँ, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ डिटेक्टिव एम्ब्रियो इन यूट्रस, यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होता, इसीलिए इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होता, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104, असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है? ऑल नहीं। आप इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की बात कर लो, उसमें तो बॉडी के अंदर होता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तो ये तो नहीं चलेगा, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास नहीं है। इनफर्टाइल कपल्स कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट, ऐसा हमेशा नहीं होता बेटा कि वो गैमेट्स ही नहीं बना पा रहे। कभी कभी गैमेट्स बना रहे हैं तो गैमेट्स का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, कभी ट्रांसफर हो पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो 105, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है? क्या आप इसमें स्पर्म या सीमेन फीमेल की बॉडी के अंदर डालते हो? नहीं ना, नहीं ना। क्या ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है? अच्छा, फीमेल की बॉडी के अंदर तो हम नहीं डालते, बट हम इसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट जरूर करते हैं। फीमेल की बॉडी में हम स्पर्म इंजेक्ट जरूर करते हैं। अच्छा, ICSI लेबोरेटरी में होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आप लैब में स्पर्म को फीमेल बॉडी, फीमेल ओवम के अंदर सीधा सीधा इंजेक्ट करते हो। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम यही सब तो करते हैं क्योंकि स्पर्म इनफ मोटाइल नहीं है, तो आप फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हो, है ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ICSI टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम AI, डिफरेंट है ना फ्रॉम AI। जी हाँ, जी हाँ। और लेबोरेटरी में भी होती है, जी हाँ, जी हाँ। ICSI AI नहीं होती, AI के अंदर आप फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करते हो, इसके अंदर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आता है, ICSI नहीं आता। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? दिवाकर कह रहे हैं ए। बेटा करेक्ट है ना बच्चे? देखो दोबारा देखो इसको, ICSI इज डिफरेंट फ्रॉम AI, करेक्ट स्टेटमेंट है। यही तो हम कह रहे हैं कि AI के अंदर ICSI नहीं होता, ICSI तो लैब में है, AI आप फीमेल बॉडी के अंदर कर रहे हो, सही बात है। और ICSI लैब में है, ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अब ICSI लैब में है इसीलिए वो एक AI टेक्निक नहीं हो सकती, क्योंकि AI टेक्निक लैब में नहीं होती, AI टेक्निक डायरेक्टली फीमेल बॉडी के अंदर आप इंसेमिनेट कर रहे हो, तो एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ICSI AI का पार्ट नहीं हो सकती, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए ही होगा, आंसर ए ही होगा। क्योंकि ICSI लैब में है तो वो AI का हिस्सा नहीं है, क्योंकि AI तो डायरेक्टली बॉडी के अंदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल अभिनव करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। बी नहीं होगा तरन्नुम, बी नहीं होगा बच्चे, ए होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये लैब में हो रही है इसलिए AI का पार्ट नहीं हो सकती, AI तो डायरेक्टली फीमेल बॉडी में होता है ना। ए होगा, ए होगा। नहीं सोरजशीष, AI IVF नहीं है, AI IVF नहीं है, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी को बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आप सिर्फ सीमेन इंजेक्ट करते हो फीमेल की बॉडी के अंदर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। ए होगा, ए होगा बिल्कुल। और यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंप्लीट कर लिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
इतनी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे बताना, चैप्टर हो गया हो तो चैप्टर डन लिख देना वहां पे। और कल हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, जो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों चैप्टर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पीडीएफ में दे दूंगी। कंप्लीट 11th का पीडीएफ आप तक आ चुका है टेलीग्राम पे, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, t.me/anandmani001 कर लो जाकर ज्वाइन। सारे पीडीएफ आपको इस पर मिल रहे हैं, बस ये 2 लेक्चर्स के बाकी हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और कंप्लीट 11th रिवीजन, 12th रिवीजन, मल्टीपल वेज में एनसीईआरटी रिवीजन आप तक आ चुका है। तो रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस